नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी और सक्सेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक हफ्ते से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, किसी भी टेक्निकल इश्यू की वजह से। सिंधु घाटी सभ्यता की हम चर्चा करेंगे, एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, और उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की हम अगर चर्चा करें तो एक ऐसी सभ्यता जो लिखित साक्ष्य जरूर है, लेकिन वो पढ़ा नहीं गया है। आज तक उसकी जो लिपि थी उसको पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की हम चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिला। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सभ्यता किसे कहा जाता है। आज से पहले या आज से लगभग 4000 या 3500 वर्ष ईसा पूर्व कोई सभ्यता जमीन के अंदर दबी पड़ी थी, उसके अवशेष हमें देखने को मिले, वो सभ्यता कहलाती है। उसके अवशेष हमें खुदाई के द्वारा मिले, वो सभ्यता हमारी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा एक सभ्यता और आती है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में इतना कंफ्यूजन नहीं है जितना सिंधु घाटी सभ्यता में। वैदिक सभ्यता का जो निर्माण है वेदों के द्वारा होता है, ये कंफर्म हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने के बाद जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो जितना भी कंफ्यूज है वो दूर हो जाएगा। आज हम शुरुआत करते हैं सामान्य परिचय की। चर्चा मैं करता हूं सिंधु घाटी सभ्यता में, और सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य परिचय आज करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर चर्चा करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने से पहले इसके समय की ओर ध्यान देना होगा। इसका समय माना जाता है 4000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व। इतिहास की घटना एक चलती है बीसी में, एक चलती है एडी में। ईसा पूर्व यानी 4000 से 1500 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके अलावा अगर सिंधु घाटी सभ्यता की हम चर्चा करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की अब तक लगभग 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं। 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं। इन 1400 स्थलों में भारत में इसके स्थल है 917, पाकिस्तान में इसके स्थल है 481, और इसके 2 स्थल है अफगानिस्तान में। दो स्थल अफगानिस्तान में, यानी अब तक इसके कितने स्थल खोजे जा चुके हैं? 1400 स्थल। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका जो क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है। और कहा यह जाता है 13 लाख वर्ग किलोमीटर किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अफगानिस्तान के जो मुख्य 2 स्थल है उन 2 स्थलों की हम चर्चा करेंगे। पहला जो स्थल है सुरतगोई व मुंडी, सुरतगोई व मुंडीगोक, ये 2 स्थल है। ये अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं। इसके अलावा 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। इस सभ्यता की जो आकृति है, इस सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार मानी जाती है। त्रिभुजाकार इसकी
आकृति मानी जाती है। कौन सी सभ्यता की? सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता की हम अगर चर्चा करें तो इस सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। पहले तो हम सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा कर रहे थे कि इसका जो समय था वो 4000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व। ये जो समय है इसको लेकर भी विद्वान एक मत नहीं है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय माना है इसका। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किन विद्वानों ने क्या समय माना है। अब तक इस सभ्यता के कितने स्तर पूरे जा चुके हैं? 1400 स्तर पूरे जा चुके हैं। भारत में कितने स्तर है? 917। पाकिस्तान में कितने हैं? 481। अफगानिस्तान में कितने स्तर है? 2। और 2 जो मुख्य स्तर है अफगानिस्तान के कौन कौन से है? सुतुरबुई व मुंडीगोक, ये 2 स्थल अफगानिस्तान। इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो आकृति है ये त्रिभुजाकार है। तो ये कुछ बातें थी। अब इसके बाद में इसके नामकरण की हम चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की मैं चर्चा कर रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले अगर सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करें तो इस सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम 1826 में पुरातात्विक सर्वेक्षण चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। आगे अगर हम चर्चा करें तो 1856 में इस हड़प्पा टीले के बारे में बर्टन बंधुओं ने अपना ध्यान इंगित किया था। इसी समय अगर बात करूं 1856 की, 1856 में इसी समय अगर बात करूं 1856 की, इसी समय 1856 में लाहौर से कराची के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही थी। रेल लाइन बिछाई जा रही थी। इस समय इन 2 बटन बंधुओं ने सबका ध्यान इस सभ्यता की ओर आकर्षित किया था, क्योंकि जब ये रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो इसमें रोडियों की कमी आ गई थी। उसी समय उस टीले से, जो हड़प्पा जो टीला है, उस टीले से ईंटों के टुकड़े उन्होंने इस रेल लाइन में डाले, और इस रेल लाइन में डालने के लिए जब उस टीले से खुदाई की गई तो वहां से कुछ अवशेष मिले। इसलिए इन बटन बंधुओं ने इस सभ्यता की ओर ध्यान सबका आकर्षित किया था। इसके अलावा अगर बात करें तो 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी,
विभाग की स्थापना हुई। इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना कोलकाता में हुई थी और इसका प्रथम जो निदेशक बनाया गया था एक कनिंघम को बनाया गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कोलकाता में 1861 में हुई थी और इसका जो प्रथम निदेशक बनाया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था। आगे हम चर्चा करेंगे 1904 में 1904 में इस विभाग का निदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया। इस विभाग का निदेशक किसे बनाया गया? जॉन मार्शल। ये इसकी प्रारंभिक बातें थी। इसके बाद में हम अब चर्चा करेंगे इसके नामकरण के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता को जो नाम दिया वो नाम किसने दिया, क्यों दिया और कब दिया? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम, सिंधु घाटी सभ्यता नाम, सिंधु घाटी सभ्यता नाम सर्वप्रथम, सिंधु घाटी सभ्यता नाम सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने दिया था। जॉन मार्शल ने दिया था। जॉन मार्शल ने दिया था। इस सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल, हड़प्पा था। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता कहा गया। यानी इस सभ्यता का जो सिंधु घाटी सभ्यता नाम सर्वप्रथम, सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम है ये सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने दिया था। जॉन मार्शल ने बताया था कि इस सभ्यता के जितने भी स्थल हैं वो सिंधु नदी या उसकी साइड नदी के किनारे मिले हैं, इसीलिए सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जब इसकी हम चर्चा करेंगे, इसके उत्तर से दक्षिण तक स्थल के बारे में चर्चा करेंगे और पश्चिम से पूर्व के स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि सिंधु नदियों के किनारे ही नहीं परंतु अनेक नदियों की सहायक नदियों के किनारे भी इसके स्थल मिले हैं। इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बाद में नाम दिया गया था। आगे देखते हैं। इस सभ्यता को आद ऐतिहासिक कालीन सभ्यता, इसे आद ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता,
इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता, इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे नगरीय सभ्यता भी कह सकते हैं। इसे मातृसत्तात्मक सभ्यता भी कहा जा सकता है। मातृसत्तात्मक सभ्यता, मातृसत्तात्मक सभ्यता, यानी कि इसे हम आदि ऐतिहासिककालीन सभ्यता कह सकते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कह सकते हैं, या फिर इसे नगरीय सभ्यता कह सकते हैं। आदि ऐतिहासिककालीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता या फिर मातृसत्तात्मक सभ्यता के नाम से भी जाना जा सकता है। आदि ऐतिहासिककालीन सभ्यता, आदि ऐतिहासिककालीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता और मातृसत्तात्मक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे अगर सिंधु घाटी सभ्यता की और कुछ विशेषता देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जनक, सिंधु घाटी सभ्यता के जनक, सिंधु घाटी सभ्यता के जनक, सिंधु घाटी सभ्यता के जनक भूमध्य सागरीय लोग, भूमध्य सागरीय लोग द्रविड़ थे। भूमध्य सागरीय लोग या क्या थे? द्रविड़। ये जो बात कही गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो जनक थे वो भूमध्य सागरीय लोग या द्रविड़ थे, इस बात को लेकर भी भारतीय इतिहास में मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत माने हैं और अलग अलग विद्वानों ने जो अलग अलग मत माने हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो जनक है वैसे भूमध्य सागरीय द्रविड़ लोग माने जाते हैं, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या बातें कही है वो एक बार हम देखेंगे। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की जनक अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों के अनुसार निम्न है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार निम्न है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो जनक है वो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग माने गए हैं। पहला, अगर हम इधर एक तरफ विद्वान लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे जनक, किस विद्वान ने जनक क्या माना है, तो पहला जो विद्वान था वो था डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप व रामचंद्र, ये तो मानते हैं आर्य, एक ही सिंधु घाटी सभ्यता के जो जनक थे, सिंधु सभ्यता के जनक, सिंधु सभ्यता की जनक क्या थी? आर्य। दूसरा जो विद्वान है वो है गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड। और जो गार्डन चाइल्ड है ये मानता है कि इसके जो विद्वान थे वो सुमेरियन थे, सुमेरियन। इसके अलावा जो तीसरा विद्वान है वो है राचल दास बैनर्जी,
राखालदास बनर्जी। ये जो राखालदास बनर्जी है, इनके जो जनक है वो द्रविड़ों को मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे? द्रविड़। इसके बाद में जो चौथा विद्वान है वो है मार्टी व्हीलर, मार्टिवर व्हीलर। ये जो मार्टिवर व्हीलर है, इनके जो जनक है दस्यु एवं दास को मानता है, दस्यु एवं दास। तो ये अलग अलग विद्वानों के अनुसार इनके जो जनक है उनकी चर्चा हमने की। अलग अलग विद्वानों के अनुसार जो उनके जनक है उनकी चर्चा की। सिंधु घाटी सभ्यता के जनक वैसे तो भूमध्यसागरीय लोग द्रविड़ माने जाते हैं, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने मत रखे हैं। विद्वान है डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र, इन्होंने माने आर्य। इसके बाद में गार्डन चाइल्ड है, उसने माना है सुमेरियन। इसके बाद में है राखालदास बनर्जी, उसने माने है द्रविड़। और अंतिम जो है मार्टिवर व्हीलर, उसने माने हैं दस्यु एवं दास। आगे हम अगर इसके काल की चर्चा करें, इसके समय के बारे में बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय सी कार्बन डेटिंग प्रणाली के अनुसार, सी कार्बन डेटिंग प्रणाली के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय, सिंधु घाटी सभ्यता का समय, सभ्यता का समय सी कार्बन डेटिंग प्रणाली के अनुसार, सी कार्बन डेटिंग प्रणाली के अनुसार, प्रणाली के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। यानी सी कार्बन डेटिंग प्रणाली के अनुसार इस सभ्यता का जो समय है 2350 से 1750 माना गया है। यह ऑथेंटिक समय माना गया है, लेकिन इसको लेकर भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। सी कार्बन डेटिंग प्रणाली, इसके बारे में ज्यादातर स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि सी कार्बन डेटिंग प्रणाली होती क्या है। आज तक पढ़ा हुआ किताबों में सी कार्बन डेटिंग प्रणाली, इसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। हमारे जो हड्डियां हैं, शरीर में जो हड्डियां होती हैं उनमें कार्बन पाया जाता है और कार्बन C14 पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? C14। यानी हमारी जो हड्डियां हैं उनमें कार्बन पाया जाता है C14। और जब आदमी जीवित रहता है, जब आदमी जीवित रहता है तब ये कार्बन C14 जीवित रहता है। आदमी के मरने के बाद इसकी अवस्था घटती जाती है। जैसे C14 अंत में 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। ये साइंस वाले टीचर ही बता सकते हैं कि कितने साल में जाकर उनकी अवस्था घटती है, लेकिन मरने के बाद C14 की अवस्था घटती है। और इसी के आधार पर इस काल का जो समय है, इस सभ्यता का जो समय है वो निर्धारण किया गया है सी कार्बन डेटिंग प्रणाली के अनुसार। अलग अलग विद्वानों ने क्या समय माना है उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अलग अलग विद्वानों ने जो समय माना है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सी कार्बन डेटिंग प्रणाली तो इस समय माना ही है 2350 से 1750। आगे देखते हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का माना गया समय। अनेक विद्वानों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का समय निम्न अनुसार माना है, निम्नानुसार। निम्नानुसार माना है। पहला जो विद्वान है जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने जो ये समय माना है, ये माना है 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व। 3250 से लेकर 2750
ईसा पूर्व। इसके बाद में दूसरा जो विद्वान है अर्नेस्ट मैकी, अर्नेस्ट मैकी। और अर्नेस्ट मैकी ने ये जो समय माना है ये 2800 से 2500 ईसा पूर्व माना है, 2800 से 2500 ईसा पूर्व। इसके बाद में जो विद्वान है सीजेजेड, सीजेजेड सीजे गेड, और सीजे गेड ने जो समय माना है वो माना है 2350 से लेकर 1750, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। इसके बाद में फेयर सर्विस के द्वारा जो समय माना गया है फेयर सर्विस के द्वारा ये जो समय माना गया है ये माना गया है 2000 से 1500 ईसा पूर्व, 2000 से 1500 ईसा पूर्व। ये अलग अलग विद्वानों का अलग अलग समय। माधवस्वरूप वत्स ने भी माना था 2500 से लेकर 1700 के मध्य माना था उसने समय। तो माधवस्वरूप वत्स की हम चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये चार है। एक सी कार्बन डेटिंग प्रणाली मैंने आपको बता दी, जॉन मार्शल के अनुसार समय माना 3250 से 2750। इसके बाद में अर्नेस्ट मैकी ने माना 2800 से 2500 के मध्य, सी जे गेड ने माना 2350 से लेकर 1750 के मध्य, तथा फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 के मध्य माना है। इस सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से जो दक्षिणतम विस्तार है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर से दक्षिणतम विस्तार कितना क्या माना गया है। जनरल बातें हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हो रही है, जनरल बातें करूंगा। इसके बाद में एक एक स्थल उठाऊंगा, उस स्थल की खोज किसने की थी, उसका उत्खनन किसने करवाया था, तथा उसमें जो साक्ष्य है उसमें जो स्थल से कौन कौन से साक्ष्य हमें मिले हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इसकी सामान्य जानकारी हम ले लेते हैं कि उत्तर से दक्षिणतम जो बिंदु है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ये भारत का थोड़ा सा समझ लेना, ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता है नहीं, थोड़ा सा जैसा समझ सको वैसा समझ लेना, जैसे बना वैसे मैंने बता दिया। ये भारत का मैप है, ये इधर उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम। उत्तर से दक्षिण अगर इस सभ्यता की हम चर्चा करें, उत्तर से दक्षिण इस सभ्यता, ये जो उत्तरतम बिंदु है इस सभ्यता का, यहां स्थित है मांडा, और जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा स्थल है? मांडा। इसकी खोज की हम चर्चा करें तो 1982 में जगपति जोशी व मधुबाला, जगपति जोशी व मधुबाला ने इसकी खोज की थी। उत्तरतम बिंदु है मांडा, जम्मू कश्मीर में 1982 में खोजी।
1982 में खोज की गई थी जगपति जोशी व मधुबाला के द्वारा। बात करें साहब किस नदी के किनारे स्थित, तो यह है चिनाब नदी के किनारे स्थित, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण में एक स्थल पड़ता है यहां महाराष्ट्र में एक स्थल पड़ता है और उसका नाम है दायमाबाद, या फिर इसे दायमाबाद भी कह सकते हो आप, दायमाबाद भी कह सकते हो, कोई समस्या नहीं है। दायमाबाद एक ही बात है। ये जो स्थल है ये परवरा नदी के किनारे, नर्मदा नदी की सहायक नदी है परवरा नदी, उस नदी के किनारे स्थित है। और इसकी जो खोज की गई थी, इसकी खोज 1974 से लेकर 1979 के मध्य की गई थी। इसका जो पश्चिमतम बिंदु है ये बलूचिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और ये जो स्थल है इस स्थल को हम सूत कांगेडोर के नाम से जानते हैं। और ये सूत कांगेडोर है ये स्थल दाशक नदी के किनारे स्थित है, नदी का नाम है दाशक। और इसकी खोज 1927 में ऑरेल स्टेन के द्वारा की गई थी, ऑरेल स्टाइन के द्वारा की गई थी। 1927 में ऑरेल स्टेन के द्वारा की गई थी। कब? 1927 में। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको अंदर लिख देता हूं। पश्चिम की हम चर्चा कर रहे थे, यह है पश्चिम, और यहां एक स्थल है और उसका नाम है सूत कांगेडोर। ये जो सूत कांगेडोर है इसकी खोज 1927 में ऑरेल स्टाइन के द्वारा की गई थी, ऑरेल स्टाइन के द्वारा। और ये जो स्थल है ये बलूचिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, दाशक नदी के किनारे। ये जो स्थल है ये दाशक नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? दाशक। इधर अगर चर्चा करें तो यहां एक स्थल पड़ता है, उस स्थल का नाम है, ये यूपी में स्थित है और यूपी का जिला है मेरठ। मेरठ में ये जो स्थित है इस स्थल का नाम है आलमगीरपुर। ये जो आलमगीरपुर है इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, यज्ञदत्त शर्मा। और ये जो स्थल है ये स्थल हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? हिंडन नदी। अगर उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार देखें और पश्चिम से पूर्व तक अगर इसका विस्तार देखें तो पश्चिम से पूर्व तक इसकी कुल लंबाई है 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक इसकी कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण तो इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम इसकी जो लंबाई है वो 1600 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि ये टोटल जो स्थल है, ये टोटल स्थल 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, यानी 13 लाख, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। इसकी जो आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। यानी उत्तरतम बिंदु है मांडा जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1982 में जगपति जोशी मधुबाला ने की थी। इसके बाद में दक्षिणतम बिंदु की हम चर्चा करें तो दक्षिणतम जो बिंदु है वो दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, परवरा नदी के किनारे स्थित है। परवरा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है और उसकी खोज 1974 से लेकर 1979 के मध्य हुई थी। इसके बाद में पश्चिमतम बिंदु की बात करें तो पश्चिमतम जो बिंदु है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। उस स्थल का नाम है सूत कांगेडोर। और जो स्थल है सूत कांगेडोर, उस स्थल की खोज 1927 में ऑरेल स्टेन ने की थी। और ये जो स्थल है ये दाशक नदी के किनारे स्थित है।
पूर्वतम बिंदु की बात करें तो पूर्वतम जो बिंदु है उसे आलमगीरपुर कहते हैं और आलमगीरपुर जो है यूपी के मेरठ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1958 में यद्दत सामानी की थी। वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आगे हम इसके एक एक स्तरों की हम चर्चा करेंगे, एक एक स्तरों की खोजों के बारे में और वहां से मिले अवशेषों के बारे में चर्चा करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ज्यादा से इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। वीडियो कैसा लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।